हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीडीपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। सीडीपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, डी ट्रिपल एस बी और यूपी टेट, यूपी, यूपी टेट, सुपर टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट और रीट सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले हमने जो है कि 5 क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया। आप उन पाँचों क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आप लोग अगर इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और आप एक सरकारी टीचर बहुत ही जल्द बनने वाले हैं, ठीक है? तो फरवरी मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पर कई सारी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। तो बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन है। और हमने आपको बताया है ना कि जिस जिस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने आपको बताया है, और आप लोग कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कच्छाकच्छ। ऑप्शन पहला कहता है सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। ऑप्शन सेकंड है कि सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन थर्ड कहता है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। ऑप्शन चौथा कहता है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ये सीटेट पेपर सेकंड में पूछा गया था। 6 to 8 पेपर में सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। बताओ कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कच्छाकच्छ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन कहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कच्छाकच्छ सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण नहीं करता है, तो ये निगेटिव आंसर है। और सेकंड है कि सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित था। शिक्षक ही अनुपस्थित होगा तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है? चौथा है कि लोकतांत्रिक होता है। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कच्छाकच्छ लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है, ठीक है? ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन पहला है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा कहता है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन चौथा है कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? जॉन डीवी ने क्या कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, भाई अंतर्निहित होता है, ठीक है? तो ऑप्शन तीसरा भी गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ऑप्शन चौथा भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ओके, देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में अगर जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जॉन डीवी इन बातों में यकीन करते थे कि बिना विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, और बिना प्रचार प्रसार के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो संपन्न नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीकों से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। सेकंड है कि शिक्षिका के कार्य को कठिन तथा शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तीसरा है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। चौथा है कि शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड कहता है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर असंबद्ध भाग को पूछा गया ना, तो यहाँ पर जो है असंबद्ध जो भाग है वो प्रस्तुत करता है ऑप्शन तीसरा को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी जो शिक्षा है वो अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है कि पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। तीसरा कहता है कि प्रगतिवादी शिक्षा इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का उपयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। भाई बिना दंड का उपयोग कर बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो हम उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो बच्चे जिस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं बच्चे को उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ना कि उनको जो है कि डर के माध्यम से और उसको दंड देकर ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर प्रगति वाली जो शिक्षा होती है वो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रगति वाली जो शिक्षा है, प्रगति वाली शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। ये ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होती है और ना वो ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो इस मत पर विश्वास करता है, जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है वो इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि दंड का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों बच्चों को, क्योंकि आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तभी हम पढ़ाएंगे, उसको जबरदस्ती हम पढ़ा नहीं सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि जो प्रगतिवादी शिक्षा है वो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। जो व्यवहार का करना है, व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र में, सेकंड है सीखने के वैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो ये भी पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? व्यवहार का करना, तो व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं व्यवहार का करना जो पक्ष है वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि व्यवहार का जो करना पक्ष है सीखने के गतिकी कोग्निटिव क्षेत्र में आता है, क्योंकि व्यवहार को देखना, अवबोधन करना, समझना और अंतर्निहित करना ही कोग्निटिव है। इन्हें व्यवहार का प्रतिमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। चलो जी आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में क्या है? विशिष्ट है। सही बात है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में यूनिक होते हैं। इसका अर्थ है कि ऑप्शन पहला है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। चलो आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ये ऑप्शन तो गलत है। भाई पाठ्यचर्या अलग अलग बच्चों की अलग अलग पाठ्यचर्या है ना, सिलेबस अलग अलग कैसे हो सकता है? सेकेंड है कि विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन चौथा कहता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये बात तो सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ यही होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सबकी रुचि अलग होती है, प्रतिभा अलग होती है ना, योग्यताएं सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है। और ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट पेपर सेकंड में। ठीक है, 6 to 8 वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? क्या बौद्धिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, सामाजिक विकास का है, या फिर संवेगात्मक विकास का है? ये भी 2011 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। क्वेश्चन कहता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है?
बताओ, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करते हैं अवधारणाओं का मुख्य विकास का, तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्धिक विकास। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। देखिए, अवधारणाओं का जो विकास होता है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। इसके द्वारा क्या होता है ना कि बालक में सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति नहीं होती है ना, सॉरी, तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, और मस्तिष्क का लगभग 85% भाग जो होता है बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। कितना परसेंट? 25%। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न है? डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में डैश में भिन्न होते हैं। क्या विकास की दर में भिन्न होते हैं, कि विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में किस में भिन्न होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर में। क्या हो जाएगा? विकास की दर में। ठीक है, ये जो है कि 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करती हूँ, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं ना, एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, और उनकी जो शिक्षा हेतु विशेष योजना व विशिष्ट तरीकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। तीसरा है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ये सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में। 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1 to 5 में पूछा गया था। पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बताओ। बच्चों शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, असफलता का सूचक नहीं है, ये तो ऑप्शन दूसरा भी गलत है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर शिक्षार्थी जो बच्चे हैं वो अगर गलती करते हैं, उनके द्वारा अगर त्रुटियां हो जाती हैं, तो उनके चिंतन को, है ना, उन वो क्या सोच रहे हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में हमको देखना चाहिए, ना कि उनको ये कहना चाहिए कि ये कमज़ोर हैं, उत्कृष्ट हैं, तो इनको चिन्हित करके इनको एक अवसर देना चाहिए। ऐसी नहीं करना है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किस मनोविज्ञानी का कथन है? क्या स्किनर का है, पावलोव का है, युंग का है, या फिर पियाजे का? ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पियाजे महोदय का कथन है, और ये भी 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। देखिए पियाजे महोदय जो थे, पियाजे के विचार से पियाजे का जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये यूपी टेट, सुपर टेट और DSSS KBS सुपर टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ना इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे महोदय ने कहा था, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता व परिमार्जित होता है। तो ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या फिर थी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं आगे। ऑप्शन है एक नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, सेकंड है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, या फिर अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या फिर अपने परिवार के नाम की खातिर प्राप्ति। ये सीटेड पेपर सेकंड 6 to 8 में पूछा गया था, 2013 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सन दूसरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे, कैप्टन विक्रम बत्रा को आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी क्योंकि वे अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे।
जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका जो कार्य है उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन था, है ना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है। सेकंड है कि बच्चे समस्या समाधान करते हैं, है ना, बच्चे समस्या समाधान करता है, ये भी सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, 1 to 5 में, 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी, मतलब पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर है, क्योंकि निष्क्रिय नहीं हुआ, निगेटिव एक ही, बाकी सारे पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही पूछा गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन पहला कहता है कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सेकंड है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन चौथा कहता है पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? तो याद करने के लिए कहेगा विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों, विद्यार्थी के जो गलत विचार हैं उसको हम सही विचार में नहीं बदल सकते हैं। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड कहता है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उनके तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल तो उसके बाद में उनकी जो सोच है ना, उसके कि वो भी थिंकिंग कर सके, वो अपनी वो भी जो है कि लॉजिकल थिंकिंग कर सके, है ना। तो इसलिए हमको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा तो सही है। तीसरा देखते हैं, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ये ऑप्शन तो सरासर गलत है, दंड का उपयोग तो वर्जित है। ऑप्शन चौथा कहता है कि पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप साझा करना। ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन पहला है कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिनका चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन सेकंड कहता है कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन तीसरा कहता है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन चौथा है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में, सीटेट 6 to 8 में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे उपयुक्त क्या है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के प्रवेश में पढ़ रहे हैं, भाई जिस प्रवेश में वो पहले बढ़ेंगे उसी आकार में वो ढल जाएंगे। तो ऑप्शन दूसरा भी गलत है। ऑप्शन तीसरा कहता है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन चौथा है कि वंशानुक्रम तथा प्रवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन इस द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन पहला है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सेकंड है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में घटित होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि वे इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। ऑप्शन चौथा है कि अधिगम केवल तभी होता है
यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो यहाँ पर अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन तो गलत है। और अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए इधर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा ही नियंत्रित होता है। गलत है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये ऑप्शन सही है। तो 40 के नंबर का दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बताओ सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन पहला है, सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या आंसर देंगे? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे लेटरल थिंकिंग भी कहते हैं, समस्या के समाधान से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी समस्या के अनेक समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो बालक में किसी समस्या समाधान के प्रति गंभीर चिंतन की स्थिति पैदा करती है और उस समस्या के समाधान करने के अनेक तरीकों को इजाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब में तो बच्चा ज़्यादा थिंकिंग करेगा ना, क्योंकि इसमें रटा रटाया आंसर होगा कि क्या आप आज नहाए हो, कहोगे नहीं, यस, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन पहला है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। छात्रों की लेबलिंग तो करना ही नहीं है, ऑप्शन दूसरा तो गलत है। चलो आगे देखते हैं। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। रैंकिंग तो करना नहीं है बच्चों का, तो ऑप्शन पहला और दूसरा तीसरा तो सही गलत है। यहाँ पर है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है? ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का जो सबसे अच्छा वर्णन होता है वो होता है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक है, देखिए परियोजना विधि के माध्यम से क्या होता है कि प्रगतिशील शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। यह शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है और इस विधि के प्रवर्तक हैं W.H. किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। किलपैट्रिक। ये जो विधि है वो अनुभव केंद्रित होती है और बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं की जीवन है? ऑप्शन पहला है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। दूसरा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। तीसरा है जीवन सच्चा शिक्षक है, या फिर स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में। बताओ प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं की जीवन है? ऑप्शन पहला है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दूसरा है कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन सच्चा शिक्षक है, ये ऑप्शन गलत है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, यह भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बात करेंगे कि जो ज्ञान का अर्थ होता है ना, शिक्षा या अनुभव के माध्यम से तथ्य सूचना और कौशल प्राप्त करना होता है। ज्ञान किसी विषय के सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का गठन करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्राणियों में वही शिक्षित है। पशुओं को हम जिस दिशा में चलने के लिए कहते हैं वह चलने लगता है। मनुष्य के साथ ऐसा संभव नहीं होता है, वह शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए हर कार्य में अपनी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती है और सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत और समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत और मूल्यांकन। शारीरिक दंड नहीं होगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ऑप्शन पहला है कि अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए ऑप्शन दूसरा देखते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तीसरा ऑप्शन है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ये गलत है, बच्चों के दिमाग में भ्रांतियां नहीं उत्पन्न करना चाहिए। या अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये ऑप्शन भी गलत है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, गलत। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, आगे देखते हैं। खाली स्लेटों के रूप में, गलत। छोटे वयस्कों के रूप में, गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखा जाता है। ओके, प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है बालक की शक्तियों का विकास करना और उन्हें सक्रिय अन्वेषक बनाना। अलग अलग बच्चों के अनुरूप उनकी शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा यह बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है या बालक शिक्षा के लिए, है ना। जो शिक्षा होती है वो बालक के लिए, ना कि बालक दोस्तों जो सॉरी देखिए, जो शिक्षा होती है वो बालक के लिए है। बालक जो है वो शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होता है ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें हर बच्चे को सामाजिक विकास करने का मौका मिले। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सक्रिय अन्वेषक के रूप में होना चाहिए दोस्तों। निष्क्रिय, खाली स्लेट, छोटे वैक्स ये नहीं होता है, ठीक है। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अनुबंध अधिगम। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विकास करना। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। ऑप्शन पहला है कि शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर। ऑप्शन दूसरा है कि शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता और परिवार पेंशन। ऑप्शन तीसरा है कि शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग और पत्राचार शिक्षा पर। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षकों के लिए पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधा पर। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सरकार के द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षक की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या एक पाठ्यपुस्तक है, शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है यह एक किताब है, या फिर अध्ययन का एक पाठ्यक्रम है, या फिर कुशल आलोचनाओं का एक किताब है। ये DSSB में पूछा गया था 2014 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो पाठ्यचर्या होती है वो एक पाठ्यपुस्तक नहीं है, शिक्षकों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये एक किताब भी नहीं है, कुशल आलोचनाओं का एक किताब नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो पाठ्यचर्या है वो अध्ययन का एक कार्यक्रम है। क्या है? अध्ययन का एक कार्यक्रम है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ही DSSB में पूछे जाते हैं। कल भी मैंने DSSB के क्वेश्चन अच्छे खासे करवाए थे, यूपी टेट, DSSB और CTET, है ना। और आज भी हम अच्छे खासे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्लास आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। चलो जी आगे देखते हैं। संस्थागत योजना डैश पर आधारित होनी चाहिए। जो संस्थागत योजना है किस पर आधारित होनी चाहिए? लक्ष्य और आवश्यकता पर, समय सारणी पर,
प्रशासन या फिर आवश्यकता? बताओ। संस्थागत योजना किस पर आधारित होनी चाहिए? अगर मैं संस्थागत योजना की बात करती हूँ तो ये आधारित होनी चाहिए दोस्तों लक्ष्य और आवश्यकता पर, है ना। ये भी DSSB में पूछा गया था 2014 में क्वेश्चन। DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्थागत योजना डैश पर आधारित होनी चाहिए, तो ये लक्ष्य और आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। संस्थागत जो योजना होती है वो एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा तैयार कार्यक्रमों का एक दस्तावेज है। इसमें क्रिया के लक्ष्य, साधन, कार्यकर्ता तथा उनके दायित्व, समय और धन आदि को व्यवस्थित तथा संचालन में समायोजन की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। संस्थागत योजना एक संस्थान के गुणवत्तापूर्ण विकास को दिशा भी प्रदान करती है। ठीक है, दिशा भी प्रदान करती है। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने आज 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल भी हमने 25 क्वेश्चन करवाया था, आज भी हमने 25 क्वेश्चन करवाया है। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए, है ना। चलो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इस सेशन को ना ऐसे लाइक कर दीजिए। ऐसे सिंबल बना होगा ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, लाइक हो जाएगा। ऐसे सिंबल बना होगा, यहाँ पर क्लिक कर आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिए। और इस टाइप की सिंबल बना होगा तो वहाँ पर आप क्लिक कर प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशनल, जिससे मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊँ। और ऐसे सिंबल बना होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शी यू।